हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने आपके बीच में कई वीडियो को साझा किया है। आप उन वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कीजिए ताकि आपके लिए अत्यधिक सुविधा हो और आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए और मेहनत कीजिए। आज मैं आपके बीच में एक और वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने ISLM मॉडल को स्टार्ट किया था। ये ISLM मॉडल का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने निवेश क्या होता है, निवेश के प्रकार को देखा और निवेश ISLM मॉडल की क्या मान्यता है, इस मान्यता को देखा कि ISLM मॉडल जो हिग्स ने दिया वो किन किन मान्यताओं पर बेस्ड है। उन मान्यताओं को हमने समझा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि हिग्स के द्वारा दिए गए ISLM मॉडल में जो निवेश के पार्ट है इसको हमने पहले के वीडियो में देख चुके थे। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट सेविंग फंक्शन यानी इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो था वो हमने देख चुका। इन्वेस्टमेंट जो फंक्शन है वह इंटरेस्ट रेट से संबंधित है और किसी भी चीज़ का निवेश, वस्तु बाजार में जो निवेश होता है वह इंटरेस्ट रेट के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने देखा था इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट और यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी एक दूसरे के साथ इसका ऋणात्मक संबंध है। जब इंटरेस्ट रेट ऊपर की ओर जाता है ना, हमने ये देखा था इंटरेस्ट रेट ऊपर की ओर जाता है तो इन्वेस्टमेंट नीचे की ओर जाता है, क्योंकि ब्याज अगर ज़्यादा होगा तो उद्यमी निवेशकर्ता को अत्यधिक ब्याज पे लोन मिलेगा और जब वह निवेश करेगा तो वह मूलधन के साथ उसे अत्यधिक ब्याज चुकाना होगा। और इस स्थिति में ब्याज कम होने पे, है ना, ब्याज कम होती है तो निवेश ज़्यादा होता है। आज हम देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट यानी सेविंग फंक्शन। दूसरा हम देखेंगे सेविंग फंक्शन यानी बचत फलन। इसको हम कह सकते हैं बचत फलन। सेविंग फंक्शन तो जानते हैं सेविंग क्या होगा, जो इनकम होगी और जो कंजम्पशन होगा उसमें घटा दीजिए तो सेविंग आ जाएगा। यानी वाई क्या हो गया आपका, आय, इनकम, सी आपका हो गया कंजम्पशन यानी उपभोग। सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। जो भी उपभोक्ता की आय होती है उसमें से उपभोग के पार्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा सेविंग निकल आता है। यानी सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। अब हम लोग देखते हैं कि सेविंग जो होता है किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। सेविंग किसके साथ संबंधित होता है, सीधा इनकम के साथ होता है। जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज करता है, सेविंग भी इंक्रीज करेगा, बचत ज़्यादा होगा, क्योंकि आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग कम होता है और उपभोग कम होता है तो बचत में वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय नहीं होती है तो बचत नेगेटिव होगा और जैसे जैसे उसकी आय में वृद्धि होती है बचत उसकी वृद्धि करती जाती है। आय इसकी कम होगी तो बचत भी कम होगा। तो हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि सेविंग और इनकम के बीच में कैसा फिगर होगा। इसे हमने पहले कंजम्पशन फंक्शन के अंतर्गत भी बताया था। उपभोक्ता फलन में एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ सेविंग ले लेते हैं, बचत ले लेते हैं यहाँ पे, यानी बचत
और ओ एक्स एक्सिस पे हमने बचत लिया, वाई एक्सिस पे हम इनकम ले लेते हैं, नहीं ओ एक्स एक्सिस पे हम लोग आय ले लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पे हम लोग बचत लेते हैं, इनकम। इस पे इनकम ले लेते हैं, आय ओ एक्स एक्सिस पे आय ले लेते हैं और ओ वाई एक्सिस पे सेविंग ले लेते हैं, बचत। और एक हम लोग इसमें ओ वाई डैश ले लेते हैं, यानी जब इनकम नहीं होगी तो बचत क्या होगी। तो हम जानते हैं कि जब इनकम नहीं होगी तो भी उपभोक्ता कंजम्पशन करेगा, उपभोग करेगा, उस केस में उसकी बचत नेगेटिव होगी, यानी बचत क्या होगी, नेगेटिव से उठ के इस और जाएगा, ये एसएस बचत वक्र हो जाएगा। इसको अगर हम मिला दें, ये बिंदु हो गई, ये बिंदु हो गई और एक नीचे हम लोग ले लेते हैं, यानी ये वाई डैश हो गया। तो हम लोग बिंदु ले लेते हैं, ये आपका 1 2 3 है ना। एसएस क्या हो गया आपका, ये सेविंग वक्र हो गया, सेविंग कर्व यानी बचत वक्र। और हम लोग यहाँ ले लेते हैं पॉइंट x1, ये y1, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाता है y2, ये ले लेते हैं हम लोग x2, ये हो जाएगा e, यहाँ ले लेते हैं e1, यहाँ ले लेते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं k डैश और यहाँ हो जाएगा हम लोग ले लेते हैं k डैश, ये हो जाएगा x1 x2 x3 ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हम लोग कोई भी पॉइंट y1 डैश ले लेते हैं। तो जब हम लोग दिए गए चित्र को देखते हैं तो दिए गए चित्र में आय तथा बचत के बीच के संबंधों को दिखाया गया है। बचत वक्र एसएस नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई जाती है। जब हम लोग फिगर में देखते हैं तो के बिंदु पर उपभोक्ता को बचत नहीं होती है, उससे अधिक खर्च होती है, यानी कर सकते हैं उसको डिस सेविंग है। यानी दिए गए चित्र में एसएस आपका बचत वक्र है जो बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। जो बाएं से दाएं, आप हमेशा चित्र का एक्सप्लेनेशन इस तरह से लिखिएगा कि ओ एक्स अक्ष पर आय को, वाई अक्ष पर बचत को दिखाया गया है। ओ एक्स अक्ष पर आय को तथा ओ वाई अक्ष पर बचत को दिखाया गया है। बचत वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर जाती है, नीचे से ऊपर की ओर जाती है। यानी बचत वक्र का जो ढाल है वो बचत वक्र का ढाल क्या है, धनात्मक है। तो ढाल बचत वक्र का धनात्मक है। बचत वक्र के बिंदु के डैश पर एट पॉइंट, जब हम प्रत्येक पॉइंट का आप लोग एनालिसिस कीजिएगा, विश्लेषण कीजिएगा, तो फिगर आपका क्लियर होगा कि आप फिगर के माध्यम से किस बात को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम लोग एट पॉइंट के डैश पे होते हैं तो उपभोक्ता इसी स्थिति में आय उसकी कम होती है और खर्च ज़्यादा होता है, जिससे कि उसकी जो सेविंग होती है वह नेगेटिव है। एट पॉइंट K1 देखते हैं तो इनकम यानी आय लेस देन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। इनकम इज लेस देन कंजम्पशन, यानी भोग उसकी ज़्यादा होती है, आय कम होती है
और उपभोग ज़्यादा होती है, जिससे बचत नेगेटिव होता है। बचत क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी डिस सेविंग होता है, यानी उसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। वो कर्ज लेके खर्च करता है, उधार लेके खर्च करता है। लेकिन जब बिंदु ई पे आ जाता है, एट पॉइंट ई जब लेते हैं बचत वक्र के बिंदु ई पर, उपभोक्ता की आय OX1 है और बचत OY1 है, यानी आय OX1 है, बचत OY1 है। जब हम बिंदु ई पे देखते हैं तो उपभोक्ता की आय, जब बिंदु ई पे देखते हैं तो उपभोक्ता की आय OX1 है और बचत OY1 है, यानी उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई। जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो उसकी बचत में OY1 की वृद्धि होती है, यानी ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होने से उसकी जो सेविंग है यह में वृद्धि होती है, अर्थात उसकी उपभोग में वृद्धि हुई। लेकिन वह आय में वृद्धि के अनुसार उपभोग में वृद्धि नहीं करता है और कुछ पैसे को बचा लेता है, यानी सेविंग हो जाता है। पुनः जब उसकी आय एट पॉइंट E1 लेंगे तो यहाँ पे भी आप देखते हैं कि आय में X1 X2 की वृद्धि होकर OX2 हो जाती है, आय OX2 हो जाती है, और बचत में Y1 Y2 की वृद्धि होकर बचत OY2, बचत में Y1 Y2 की वृद्धि होकर OY2 हो जाती है। यानी पुनः जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि हो जाती है। आय इंक्रीज करेगा तो बचत भी इंक्रीज करेगा। तो हमने देखा कि दिए गए चित्र के माध्यम से आय और बचत के बीच में क्या संबंध होता है। अब हम लोग IS मॉडल में इन्वेस्टमेंट पार्ट को देख लिया, सेविंग पार्ट को देख लिया। अब किस प्रकार IS वक्र को बनाया जाएगा, हम लोग IS वक्र को किस प्रकार डिराइव करते हैं यह देखेंगे। यानी वस्तु बाजार के अंतर्गत IS कर्व का डेरिवेशन IS वक्र को किस प्रकार डिराइव किया जाता है, व्युत्पन्न किया जाता है, बनाया जाता है, इस चीज़ को हम लोग अब आगे चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इसमें चलते हैं और देखते हैं IS वक्र कैसे बन रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और ऊपर लिखते हैं IS कर्व डिटर्मिनेशन IS वक्र का निर्धारण। तो हम लोग दो पार्ट में लेंगे और दो पार्ट से लेके हम लोग यहाँ पे चित्र को बनाएंगे और समझेंगे कि IS वक्र किस प्रकार से बनाया जाता है। तो ये OX ये भी हो गया, ये भी OX हो जाएगा, OY ये भी OY। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 1 ये फिगर 2, दो चित्र है आपके पास। एक फिगर में हम लोग इनकम, आउटपुट
और डिमांड के बीच में संबंध को देखेंगे। इनकम अर्थात आय या आउटपुट उत्पादन और एडी मतलब हो जाता है एग्रीगेट डिमांड। यानी समग्र मांग। एग्रीगेट डिमांड और आउटपुट और इनकम के भी संबंध को देखेंगे। और दूसरा में हम देखेंगे इनकम और इंटरेस्ट रेट के बीच में संबंध। इनकम यानी आय और इंटरेस्ट रेट अर्थात ब्याज के बीच में संबंधों को देखेंगे। तो दो चित्र हो गए आपके बीच में, है ना। दो चित्र को हम लोग ले लिए। अब सबसे पहले समझते हैं एडी एग्रीगेट डिमांड है क्या। समग्र मांग जब हम लोग बात करते हैं तो किन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में एक डिमांड हो गया, एग्रीगेट डिमांड हो गया। जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म में आते हैं, जब मैक्रो में तो डिमांड व्यक्ति की मांग, और जब हम लोग अर्थव्यवस्था की मांग की बात करते हैं, पूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ताओं के द्वारा मांग की जाती है, जो एग्रीगेट कंज्यूमर मांग करता है, एग्रीगेट उपभोक्ता मांग करता है, संपूर्ण उपभोक्ता, समग्र उपभोक्ता जो वस्तु की मांग करता है, उसे हम लोग एग्रीगेट डिमांड करते हैं। और उसके बाद हम लोग अब चित्र को देखते हैं, यानी मांग और आय या मांग या उत्पादन के बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम लोग ओएल एक कर्व बनाएंगे जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये ओएल वक्र जो है वह बताता है कि आय तथा मांग के बीच में समानुपातिक संबंध है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती जाती है, उत्पादन में वृद्धि होता जाएगा। यानी ओएल वक्र क्या बताएगा। ओएल का समानुपातिक संबंध आय तथा समग्र मांग के बीच में दिखाता है। समानुपातिक को इंग्लिश में हम लोग प्रोपोर्शनल कहते हैं। सपोज अब उपभोक्ता, जैसे ये हम लोग आगे कंजम्पशन का वक्र बना लेते हैं। कंजम्पशन, ये कंजम्पशन हो गया प्लस इन्वेस्टमेंट। अब पुनः ये ई बिंदु पे काट रही है, हम लोग इसको मिटा देते हैं और फिगर 1 को ऊपर ले देते हैं। पुनः हम लोग ओएल ये E1 बिंदु पे काटेगी। यहाँ क्या होता है, निवेश में वृद्धि होती है, डेल्टा वी। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं फिगर को। तभी तक आपने देखा कि हमने क्या बनाया, एक ओएल वक्र हमने लिया, एक ओएल वक्र को ले लिया और ओएल वक्र मांग तथा आय के बीच में समानुपातिक संबंध को बताता है कि आय में वृद्धि होने से मांग में वृद्धि होती है। अब सपोज करते हैं
कि एक वक्त उपभोग और निवेश का है। कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट से आय इतना होता है, जिससे अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इस आय में जब आय इनकम इतना है तो वस्तु की मांग इतनी होती है। अब हम लोग इसको नीचे की ओर ले आते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक बिंदु, यहाँ L ले लेते हैं, यहाँ M ले लेते हैं। यहाँ L है, यहाँ हम लोग y1 ले लेते हैं। तो एक वक्त कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का वक्त OL रेखा को E बिंदु पे काटती है, अर्थात उपभोक्ता OL आय पर या अर्थव्यवस्था के अंदर OL आय या उत्पादन पर OY1 वस्तु की मांग की जाती है। तो हम लोग फेज वाइज देखते हैं, यानी E बिंदु पर OL आय या उत्पादन पर OY1 समग्र मांग की जाती है। यानी अर्थव्यवस्था में जब OL आय होती है, संपूर्ण आय OL होती है या संपूर्ण उत्पादन OL होता है, तो अर्थव्यवस्था के अंदर OY1 वस्तु का उत्पादन किया जाता है। अब सपोज अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन करता उद्यमी निवेश करता है और यह निवेश में वृद्धि करके डेल्टा आई का वृद्धि करता है। तो कुल आपका हो जाएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस डेल्टा आई, जो ई बिंदु पे काट रहा है, यानी E1 बिंदु पे काट रहा है। E1 बिंदु पे काट रहा है। यहाँ M हो गया, ये M1 ले लेते हैं, ये L है तो इसको हम लोग L1 ले लेते हैं। नीचे लिखना चाहिए L हो गया, और आय या उत्पादन यहाँ लिख देते हैं, आउटपुट ये L1 यहाँ हो जाएगा। यहाँ M है तो M1 यहाँ हो जाएगा। ये E हो गया, ये E बिंदु हो गया, ये E1 बिंदु हो गया। E1 बिंदु लेके एक लाइन खींच देते हैं हम लोग, जो यहाँ पे टच करती है, यानी OY। ये Y1 है तो ये Y2 ले लेते हैं। यानी जब अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर कम होती है, देखिए यहाँ ब्याज की दर अधिक है तो निवेश कम है, तो आय यानी ब्याज की दर यहाँ पे क्या M है, यहाँ R1 ले लेते हैं, ये R2 हो जाएगा। यहाँ E1 लिए हैं, यहाँ K ले लेते हैं और K1 ले लेते हैं, और ये आपका IS वर्कर हो जाएगा। अब हम समझते हैं। तो पहले चित्र में कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट वक्र निवेश जो होता है वो OL रेखा को E बिंदु पे काटती है, जो आय OL होता है, और अर्थव्यवस्था के अंदर समग्र मांग OY1 है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग OY1 है, जिससे उपभोक्ता की आय OM होगी। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर अत्यधिक है और ब्याज की दर OR1 है। जैसे ही निवेश में डेल्टा आई की इंक्रीज हो जाती है, डेल्टा आई निवेश में वृद्धि होती है, डेल्टा आई निवेश में वृद्धि हुआ तो निवेश वक्त कंजम्पशन वक्त जो मांग वक्त है उपभोक्ता का, उपभोग वक्त वह ऊपर की ओर चला जाता है और OL रेखा को E1 बिंदु पर काटता है, जिससे
अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन या कुल आय OL1 हो जाएगी। कुल आय का है चाहे उत्पादन का है, जिससे मांग में वृद्धि होकर OI2 हो जाती है। यानी मांग कुल आपकी कितनी हो जाती है? कुल मांग OI2, और मांग में यह वृद्धि होती है। अब हम इस बिंदु से खींच देते हैं लाइन। तो इन्वेस्टमेंट पे इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि ब्याज में कमी आई। यहाँ पे ब्याज में कमी आने से हम लोग कह सकते हैं कि डेल्टा R ब्याज में कमी आई, जिससे कि निवेश कम हुआ और अर्थव्यवस्था में आय का सृजन हुआ। तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं चित्र को। फिगर 1, फिगर 2। फिगर 1 में आय और समग्र मांग के बीच में संबंधों को दिखाया गया है, जिसमें OL रेखा x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। ये OL रेखा हो गई, है ना। फिगर 1 यहाँ लिख देते हैं हम लोग। ये OL रेखा हो गई। OL रेखा 45 डिग्री का कोण बनाती है। C + I ई बिंदु पे काटती है, जहाँ पे संतुलन होता है और OL का उत्पादन किया जाता है, आय का सृजन होता है, जिससे कि OL आय पे OI1 वस्तु की मांग की जाती है। अब ये इस OL उत्पादन पे कुल जो उत्पादन करता अर्थव्यवस्था के अंदर आय का सृजन करता है वो OM करता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में ब्याज OI1 है। जैसे ही निवेशकर्ता निवेश में वृद्धि करता है, डेल्टा I के निवेश में वृद्धि करता है, तो C + I + डेल्टा I अब वक्र हो जाती है, जो OL रेखा को E1 बिंदु पे काटती है और अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन में LL1 की वृद्धि होती है। ये उत्पादन में वृद्धि हुआ है ना। LL1 उत्पादन में वृद्धि होती है। ये वृद्धि दिखाई गई थी। क्यों वृद्धि किस में है? उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि कहें या आय में वृद्धि कहें, उत्पादन या आय में वृद्धि होती है। इस उत्पादन या आय में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था के अंदर मांग में वृद्धि हो जाती है। यहाँ क्या होता है? मांग में वृद्धि। ये क्या हो गया? मांग में वृद्धि हो जाती है। मांग में वृद्धि होती है। क्यों? अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि यहाँ पे अर्थव्यवस्था में बैंक ने कम ब्याज पे लोन देना शुरू कर दिया, यानी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कर दिया। इंटरेस्ट रेट जब डिक्लाइन कर जाता है, ब्याज की दर कम हो जाती है, तो जो उत्पादन करता है कि जो आमदनी होती है उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी MM1 की इंक्रीमेंट उसकी आय में होती है। तो ये IS वक्र जो होता है वो आय तथा ब्याज के बीच में संबंधों को दिखाता है, जब अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र मांग और उत्पादन की गतिविधियों को हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको IS वक्र कैसे बनता है यह बताया। IS वक्र जो बनता है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस है, क्योंकि यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर में बदलाव होने से मांग में किस प्रकार से बदलाव होती है। यदि ब्याज अगर कम होती है तो उत्पादनकर्ता उद्यमी व्यवसायी अत्यधिक लोन लेगा और निवेश में वृद्धि करेगा, जिससे कि निवेश में वृद्धि होने से लोगों की आय में वृद्धि होगी, और आय में वृद्धि होगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। अर्थात जैसे जैसे ब्याज में कमी आती जाएगी तो अर्थव्यवस्था में अत्यधिक उत्पादन किया जा सकता है, ये संभव है, रोजगार में वृद्धि किया जा सकता है। लेकिन अगर ब्याज में वृद्धि होती जाएगी तो उत्पादन कम होगा, क्योंकि निवेशकर्ता निवेश के प्रति आकर्षित कम होगा, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि उसे अपनी आमदनी का एक अत्यधिक हिस्सा ब्याज के रूप में बैंक को अदायगी करनी होगी। तो हमने आइसलम मॉडल के एक पार्ट IS को आज आइसलम मॉडल के दूसरे वीडियो में देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग LM पार्ट को देखेंगे, IS LM मॉडल के दूसरे पार्ट को देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।